दोस्तों, टेक्नोलॉजी का विस्तार साल 2000 के बाद से अविश्वसनीय रूप से हुआ है। यही वो साल था जिसके बाद हमने स्मार्टफोन, डिजिटल म्यूजिक, ब्लू रे डिस्क और यूट्यूब जैसी चीजें देखी। फिल्मी पर्दे पर टेक्नोलॉजी के इसी एडवांसमेंट का फायदा वीएफएक्स इंडस्ट्री को भी मिला। और आज हम आपको साल 2000 के बाद वीएफएक्स के क्षेत्र में हुए कुछ ऐसे अद्भुत इनोवेशन के बारे में बताने वाले हैं। डिजिटल कलर ग्रेडिंग। देखा जाए तो कलर ग्रेडिंग कोई नई तकनीक नहीं है। किसी सीन के कलर बदलने के लिए ओल्ड एनालॉग सिस्टम का इस्तेमाल काफी लंबे अरसे से फिल्म जगत में होता रहा है, जिससे कि दोपहर में फिल्माए गए दृश्य को भी शाम के वातावरण जैसा दिखाया जा सके। लेकिन असल मायने में डिजिटल कलर ग्रेडिंग का इस्तेमाल पहली दफा साल 2000 में हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर कोन ब्रदर्स ने किया। उन्होंने अपनी एक पूरी फिल्म को वसंत ऋतु में फिल्माया था, लेकिन वे इसमें हरियाली नहीं बल्कि सीपिया टिंटेड ऑटम फील चाहते थे। ऐसे में कई बार पारंपरिक केमिकल प्रोसेस से फिल्म के कलर बदले गए, लेकिन कोन ब्रदर्स उनसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए और फिर उन्हें डिजिटली कलर ग्रेडिंग की सूझी। ये फिल्म थी ओ ब्रदर वेयर आर्ट थो, जो कि दुनिया की पहली डिजिटल कलर ग्रेडेड फिल्म बनी। इसके बाद से दुनिया भर के फिल्म निर्माता इसी तकनीक का इस्तेमाल करने लगे, जिसने फिल्मों में एक अलग ही जान फूंक दी। क्राउड सिमुलेशन। बाहुबली जैसी फिल्मों में आपने बहुत बड़ी सेनाओं को आपस में टकराते हुए देखा होगा, पर क्या सचमुच उस वक्त इतने इंसान आपस में लड़ रहे होते हैं? जी नहीं। हजारों की भीड़ को आपस में लड़ते दिखाने का सबसे शानदार वीएफएक्स पहली बार दिखाया गया हॉलीवुड फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में। इससे पहले जंग में लड़ते सैनिक असली इंसान हुआ करते थे, जिनके पीछे बेहद कम डिटेल्स के साथ एनिमेटेड कैरेक्टर डाले जाते थे। पर लॉर्ड ऑफ रिंग्स के डायरेक्टर पीटर जैक्सन चाहते थे कि उनके इस फिल्म में विशालकाय सेना का हर एक सिपाही आपस में स्वतंत्र रूप से लड़ता हुआ दिखाई दे। ऐसा करने के लिए उन्होंने वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक मल्टीपल एजेंट सिमुलेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर बनाया। इसकी मदद से वे 70,000 ऐसे एजेंट तैयार कर पाए जो कि अलग अलग आउटफिट के साथ 350 डिफरेंट एक्शन कर पाने में सक्षम थे। उनके एक्शन हैंड एनिमेटेड या फिर मोशन कैप्चर से भी सेट किए जा सकते थे। इन सभी एजेंट के पास एक तरह का डिजिटल ब्रेन था, जिससे वे अन्य एजेंट्स की मूवमेंट को समझ सकते थे और 8000 अलग अलग तरीकों से उस पर रिएक्ट कर सकते थे। यानी कि एनिमेटर्स को अब बस इन दोनों आर्मी को एक दूसरे से लड़वाने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करना था, एक दूसरे की तरफ भेजना था और ये अपने आप लड़ना शुरू कर देते। ये क्राउड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इतना अधिक मशहूर हुआ कि आज अनेक फिल्मों में इसका उपयोग किया जा रहा है। मोशन कैप्चर। मोशन कैप्चर एक ऐसी तकनीक है जहां अभिनेता मोशन कैप्चर सूट पहनता है, जिसमें ट्रैकिंग मार्कर होते हैं। इसे पहनने के बाद उनकी परफॉर्मेंस को विभिन्न कैमरों द्वारा फिल्माया जाता है और फिर इस मोशन कैप्चर सूट की बदौलत ही उनके शरीर की हर एक गतिविधि का डेटा कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाता है। इस डेटा का इस्तेमाल एक्टर्स के 3D मॉडल्स बनाने में किया जाता है, जो हुबहू एक्टर की तरह हरकत करते हैं। इंडियन अमेरिकन फिल्म सिम्बाद दुनिया की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद पहली दफा मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी के साथ वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली फिल्म थी फाइनल फैंटेसी द स्पिरिट्स विथिन। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास तो नहीं किया, लेकिन इसके बाद से फिल्मी पर्दे पर दिखाई देने वाले 3D मॉडल्स काफी बेहतर हो चले। यूनिवर्सल कैप्चर। 2000 के दशक की शुरुआत में मोशन कैप्चर उतना ज्यादा विकसित नहीं था। एक हद तक इससे एक्टर की शारीरिक गतिविधियों को तो ट्रैक किया जा सकता था, लेकिन उनके हाथों की मूवमेंट और चेहरे के हाव भाव को ट्रैक करने में काफी दिक्कतें थी। मशहूर हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स के निर्माताओं ने इसी प्रॉब्लम का सामना किया जब वे नियो के साथ 100 एजेंट स्मिथ की फाइट का दृश्य दिखाना चाहते थे। वर्चुअल एनवायरनमेंट नियो और एजेंट स्मिथ के 3D मॉडल्स की लड़ाई तो वे प्रदर्शित कर पा रहे थे, लेकिन इन मॉडल्स के चेहरों की असली इंसानी हाव भाव दे पाना उनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण टास्क था। ऐसे में वीएफएक्स स्टूडियो ESC एंटरटेनमेंट ने नई तकनीक को इजाद किया, जिसे नाम दिया गया यूनिवर्सल कैप्चर। इस तकनीक में वे पहले एक्टर का एक 3D साइबर स्कैन मॉडल बनाते हैं,
फिर वे 5 अलग अलग कैमरों की मदद से एक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशन को HD इमेजेस लेते हैं और फिर ऑप्टिकल फ्लो की मदद से वे एक्टर के चेहरे के हाव भाव को 3D मॉडल में उतार देते हैं। मैट्रिक्स के बाद ये तकनीक अधिकतर हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में उपयोग में ली जा चुकी है और इसी तकनीक ने शाहरुख खान को फिल्म फैन में जवान दिखने में मदद की थी। डिजिटल बैकलॉट। क्रोमा केइंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें ग्रीन या ब्लू स्क्रीन के एक लेयर को एक्टर के पीछे लगाया जाता है और दूसरी लेयर को सेट के बैकग्राउंड में रखा जाता है। फिल्म जगत में इसका इस्तेमाल 1930 के दशक से होता आ रहा है। हालांकि सही मायने में बैकग्राउंड को एकदम असली जैसा दर्शाने वाली आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की तकनीक कुछ ही वर्षों पहले इजाद हुई है। इसे डिजिटल बैकलॉट कहते हैं। हॉलीवुड फिल्म स्काई कैप्टन और वर्ल्ड ऑफ टुमारो पहली ऐसी फिल्में थी जिनमें 100% डिजिटली क्रिएटेड बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया गया। डिजिटल बैकलॉट की ही करामात है कि आज हम एवेंजर्स और बाहुबली जैसी फिल्मों में दिखाई गई अलग ही दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। वाटर सिमुलेशन। पानी अपने आप में एक बेहद ही जटिल तरल पदार्थ है जिसको महज एक कंप्यूटर की मदद से बना पाना किसी भी VFX आर्टिस्ट के लिए हमेशा से काफी चुनौतीपूर्ण टास्क हुआ करता था। आप पार्टिकल्स के रूप में इसकी बूंदें तो बना सकते हैं, लेकिन जब बात आती समुद्र जितने बड़े पैमाने पर पानी के बहाव को दिखाना, उसमें उठती लहरें बनाना और उसमें गोते खाती नाव से पानी का बिहेवियर बदलते हुए पेश करना, तो बड़े बड़े VFX आर्टिस्ट के पसीने छूट जाया करते थे। साल 2000 में बनी द परफेक्ट स्टॉर्म के निर्माताओं ने कुछ ऐसी समस्या का सामना किया। वे पर्दे पर विशालकाय आकार का समुद्री तूफान दिखाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने पहले समुद्र का एक सिमुलेशन तैयार किया जिसमें पानी की 100 फीट ऊंची लहरें तक बन सके। उन्होंने इसे बॉटम वाटर नाम दिया। इसके बाद मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम से टॉप वाटर बनाया गया जिससे स्पैलिश धुंध और फोम जैसी पानी की बूंदें उठती दिखाई देती है। कुल मिलाकर द परफेक्ट स्टॉर्म के निर्माताओं ने ही समुद्री दृश्यों में जान डालने की तकनीक दुनिया के सामने रखी और उसी तकनीक के विकसित रूप का आजकल भी फिल्मों में उपयोग होता आ रहा है। वर्चुअल सेट्स। डिज्नी फिल्म द मैंडलोरियन की शूटिंग के समय एक्टर्स अपने आसपास के वातावरण को देख पा रहे थे, जबकि वो वातावरण उस समय वहां था ही नहीं। जी हाँ, उनके पीछे महज LED स्क्रीन्स लगी थी जिन पर एक वीडियो गेम इंजन में बनाए गए बैकग्राउंड दिखाए जा रहे थे। मैंडलोरियन से पहले तमाम फिल्मों में ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है जिससे एक्टर्स को अपने आसपास के वातावरण को इमेजिन करना होता है, क्योंकि उनके पीछे तो महज हरा पर्दा मौजूद रहता है। लेकिन मैंडलोरियन के निर्माता चाहते थे कि उनके एक्टर इस फिल्म में अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर महसूस कर पाएं। ऐसे में उन्होंने पूरी फिल्म में ग्रीन स्क्रीन की जगह 360 डिग्री LED स्क्रीन से बने वर्चुअल सेट्स का इस्तेमाल किया। यहाँ अनरियल इंजन की मदद से आर्टिस्ट ने फोटो रियलिस्टिक 3D बैकग्राउंड्स बनाए जो कि कैमरे के फील्ड ऑफ व्यू के साथ मूव होते हैं। निर्माताओं के अनुसार इस नई तकनीक से अभिनेता सीन के साथ पूरी तरह जुड़ पाए। सीन को परफेक्ट लाइटिंग मिली और पोस्ट प्रोडक्शन में लगने वाला समय की भी बचत हो गई। फेशियल परफॉर्मेंस कैप्चर। साल 2009 की फिल्म अवतार को VFX आर्टिस्ट ने हमारे इस वीडियो में बताई गई तकरीबन सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया था। डिजिटल बैकलॉट, मोशन कैप्चर, सिमुलेशन जैसी सभी तकनीक को यूज करने के बाद ही ये फिल्म अपने दौर की एक सुपर डुपर हिट मास्टरपीस बन गई। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के हिट होने का एक कारण ये भी था कि इसमें दर्शाए गए 3D मॉडल्स को देखकर आप पहचान सकते हैं कि इस रोल को किस एक्टर ने प्ले किया है, क्योंकि इन 3D कैरेक्टर में फेशियल एक्सप्रेशन एक खास तरीके से उतारे गए थे। यहाँ एक्टर्स को मोशन कैप्चर सूट के साथ ऐसे हेलमेट्स भी पहनाए गए जिनके सामने कैमरे और LED लाइट्स लगे थे, ताकि उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी रिकॉर्ड किए जा सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल री रिसर्च पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।